मुंबई के समुद्र के किनारे खड़ी ऊंची इमारत की 35वीं मंजिल पर स्थित अपने आलीशान पेंट हाउस में रहने वाला आदित्य मेहरा देश के सबसे सफल उद्योगपतियों में गिना जाता था। करोड़ों का कारोबार, मीडिया में चर्चित नाम, विदेशी यात्राएं, बड़े बड़े समझौते, उसकी जिंदगी में सब कुछ था। लेकिन उस घर में एक चीज की कमी थी और वह थी अपनापन की गर्माहट। उस घर में हर चीज महंगी थी सिवाय रिश्तों के। आदित्य की 7 साल की एक बेटी थी आर्या। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम मुस्कान और दिल में ढेर सारी बातें जिन्हें सुनने वाला शायद कोई नहीं था। उसकी मां नंदिनी का 2 साल पहले निधन हो चुका था। नंदिनी के जाने के बाद उस घर की दीवारें जैसे बोलना भूल गई थीं। नंदिनी अक्सर कहा करती थी कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है समय, क्योंकि बच्चे नोटों की गिनती नहीं करते, वे पल गिनते हैं। उस समय आदित्य ये सुनकर मुस्कुरा देता था। उसे लगता था कि वह जो कुछ भी कर रहा है अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा है। नंदिनी के अंतिम दिनों में उसने आदित्य का हाथ पकड़कर एक ही बात कही थी कि आर्या को कभी अकेला मत छोड़ना, उसे तुम्हारी जरूरत पैसे से ज्यादा होगी। आदित्य ने सिर झुकाकर वादा तो कर लिया, लेकिन शायद उस वादे की गहराई को महसूस न कर पाया। दिन गुजरते गए और आदित्य पहले से भी ज्यादा काम में डूब गया। सुबह जब आर्या स्कूल जाती वह सोया होता, रात जब वह लौटती तब तक वह मीटिंग में व्यस्त रहता। आर्या के कमरे में रंगों की खुशबू आती रहती थी, क्योंकि वह अक्सर ड्राइंग बनाती रहती थी। एक दिन उसने अपने घर की तस्वीर बनाई, जिसमें एक कोने में वह खुद थी, दूसरे कोने में उसके पापा और बीच में एक बड़ी सी खाली कुर्सी। जब आदित्य ने वह चित्र देखा तो सहजता से पूछ बैठा कि यह खाली कुर्सी किसकी है। आर्या ने मासूम आवाज में कहा कि यह उस समय की है जब पापा मेरे पास बैठते हैं, लेकिन वह समय अभी आया नहीं है। वह बात सुनकर आदित्य ने हल्की सी हंसी तो दे दी, मगर उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके घर की सबसे महंगी डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी सचमुच हमेशा खाली रहती है। वह कुर्सी उसकी अनुपस्थिति की गवाह थी। कुछ दिनों बाद स्कूल से फोन आया। टीचर ने बताया कि आर्या ने निबंध में लिखा है कि उसके पापा बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन उनके पास उसके लिए समय नहीं है। आदित्य ने वह निबंध पढ़ा तो हर शब्द उसके सीने पर जैसे हथौड़े की तरह लगा। उसमें लिखा था कि जब भी उसे डर लगता है वह मम्मी की फोटो से बात करती है, क्योंकि पापा को परेशान नहीं करना चाहती। वे बहुत व्यस्त रहते हैं। उस शाम आदित्य बहुत जल्दी घर लौटा। पहली बार उसने अपना फोन साइलेंट किया और सीधे आर्या के कमरे में गया। आर्या बालकनी में बैठी समुद्र को देख रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पापा उस समय घर पर हैं। आदित्य उसके पास बैठ गया और बिना किसी औपचारिकता के बस उसे अपने सीने से लगा लिया। उस आलिंगन में पछतावा था, दर्द था और एक पिता का टूटता हुआ अहंकार भी था। धीरे धीरे आदित्य ने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। मीटिंग्स कम की, वीकेंड्स खाली रखे, स्कूल के कार्यक्रमों में जाना शुरू किया। आर्या के साथ आइसक्रीम खाना, होमवर्क कराना, सोने से पहले कहानी सुनाना, ये सब उसके लिए नए अनुभव थे। लेकिन इन्हीं में से वह सुकून मिला जो करोड़ों के सौदों में कभी नहीं मिला था। कुछ महीनों बाद आर्या ने फिर एक नई ड्राइंग बनाई। इस बार घर के बीच में वही कुर्सी थी, लेकिन उस पर उसके पापा बैठे थे और वह उनकी गोद में थी। दीवार पर मम्मी की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। आदित्य ने जब वह चित्र देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि घर को बड़ा बनाने के लिए ऊंचाई नहीं, दिल की मौजूदगी चाहिए। समय के साथ आदित्य ने यह सीख लिया कि जिम्मेदारी सिर्फ कमाने की नहीं होती, निभाने की भी होती है। उसने महसूस किया कि असली सफलता वह नहीं जो अखबारों की सुर्खियों में छपे, बल्कि वह भी है जो आपके बच्चे की मुस्कान में झलके। नंदिनी के जाने के बाद आदित्य ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया था। फिर आर्या ने उसे बदल दिया। वह अब पहले जैसा कठोर, व्यस्त, दूर रहने वाला इंसान नहीं रहा था, लेकिन एक सच अब भी उसके भीतर चुपचाप बैठा था। वह अकेला था।
घर में हंसी लौट आई थी, लेकिन रात के कुछ पल ऐसे होते थे जब समुद्र की लहरों के साथ उसकी तन्हाई भी उठती बैठती थी। वह बालकनी में खड़ा होकर अक्सर सोचता, क्या जिंदगी सच में एक बार ही मुस्कुराने का मौका देती है। इसी बीच आर्या के स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई राधिका से। राधिका स्कूल में काउंसलर थी। शांत स्वभाव, गहरी आंखें और आवाज में अजीब सा सुकून। वह बच्चों से ऐसे बात करती जैसे उनके दिल की भाषा समझती हो। पहली मुलाकात बस औपचारिक थी, दूसरी में थोड़ी बातचीत हुई, तीसरी में आदित्य ने पाया कि वह कई सालों बाद किसी के सामने अपने मन की बात कह रहा है। राधिका ने कभी उसके पैसे, उसके नाम या उसकी पहचान की बात नहीं की। वह सिर्फ आर्या के बारे में पूछती, उसके डर, उसकी खुशियों के बारे में। एक दिन आर्या ने अचानक पूछा, पापा आपको राधिका मैम कैसी लगती हैं? आदित्य चौंक गया। क्यों? आर्या ने कहा, क्योंकि जब आप उनसे बात करते हो ना, तो आपकी आंखें पहले जैसी उदास नहीं लगती। उस रात आदित्य बहुत देर तक सोचता रहा, क्या वह फिर से किसी को अपने जीवन में जगह दे सकता है? क्या यह नंदिनी की यादों के साथ बेईमानी नहीं होगी? लेकिन तभी उसे नंदिनी की आखिरी बात याद आई, खुद को भी अकेला मत छोड़ना। धीरे धीरे राधिका घर आने लगी, पहले आर्या के लिए, फिर दोनों के लिए, और फिर घर में चाय की महक के साथ हल्की हंसी गूंजने लगी। वह खाली कुर्सी जो कभी आदित्य की अनुपस्थिति की गवाह थी, अब अक्सर मीरा के बैठने से भर जाती थी। एक शाम समुद्र किनारे सूरज ढल रहा था। आदित्य ने राधिका से कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ, लेकिन अब समझा हूँ कि रिश्ते समय मांगते हैं और मैं इस बार समय देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? राधिका की आंखें नम थी। उसने बस इतना कहा, मैं आपकी जिंदगी में जगह लेने नहीं, उसे पूरा करने आई हूँ। कुछ महीनों बाद वही पेंट हाउस फिर से सजा। इस बार रोशनी थोड़ी अलग थी, शांत, गर्माहट भरी। जब आदित्य मंडप में बैठा तो उसकी नजर दीवार पर लगी नंदिनी की तस्वीर पर गई। उसे लगा जैसे वह मुस्कुरा रही हो। शादी के बाद जब राधिका ने उस घर में कदम रखा तो आर्या ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और कहा, अब हमारी कुर्सी कभी खाली नहीं रहेगी। समुद्र की लहरें फिर गवाह थीं, लेकिन इस बार किसी तन्हाई की नहीं, बल्कि दूसरी शुरुआत की। आदित्य ने समझ लिया था कि जिंदगी किसी एक मोड़ पर खत्म नहीं होती। कभी कभी दर्द ही हमें उस इंसान तक ले जाता है जो हमें फिर से जीना सिखाता है। और उस घर में जहाँ कभी सन्नाटा था, अब शाम की चाय पर 3 कप रखे जाते थे और हंसी के ठहाके गूंजते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर एक इमोशनल गहराई लिए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।